हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है रिलायंस की। तो भाई क्वार्टर 2 का उनका प्रॉफिट 5% घटता हुआ दिखाई दिया है, 16,563 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से रहा है पूरा का पूरा सीन। एबिटा घटता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन भी थोड़ा सा हमको घटता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट वहीं पर है। अगर हम रिलायंस जियो की बात करके चले तो क्वार्टर 2 का प्रॉफिट उनका भी 23% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल पूरा हेल्दी है। अगर आप ग्राफ के अंदर देखते हो सब कुछ इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन देखो भाई, इनका मार्जिन देखो, इनका 50% से ऊपर का मार्जिन है। ऐसे करते हैं काम। बाकी जियो है ना, अगर हम रिटेल की बात करके चले तो भाई उनका प्रॉफिट 1.3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू 1% घटा है, बट मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, जिससे ओवरऑल सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। 7.7% के मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा है रिलायंस रिटेल। अब खुद सोचो ना, रिलायंस जैसी कंपनी, रिलायंस रिटेल जो इतना आग लगा रहा है, सबके सब कह रहे हैं वाह भाई क्या काम कर रहा है, वो भी 7-7.5% के ऊपर ऑपरेट करता है। और आपको झूठे सपने दिखाए जाते हैं बिजनेस करने के लिए, भाई 20% रिटर्न ले लो, 30% ले लो। इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको हायर मार्जिन रखना है तो आप शायद एक्सपेंशन उतना ज्यादा नहीं कर पाओगे, रिवेन्यू उतना ज्यादा नहीं कर पाओगे। अगर हम जियो सिनेमा की बात करके चले तो 1.6 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उनके पास में। एक डेटा शॉकिंग है मेरे लिए, 50 मिनट से ज्यादा का डेली यूजेज है। नॉन क्रिकेट की बात चल रही है, अभी कोई क्रिकेट का तो कोई बड़ा था नहीं, लोग क्रिकेट के अलावा भी मूवीज वगैरह देख रहे हैं। मेरे पास भी सब्सक्रिप्शन है, पर मैंने तो उतना देखा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या देखा जाए। बाकी सैटेलाइट राइट के लिए रिलायंस लड़ रहा है ट्राई के साथ में कि भाई आप ऑप्शन कराओ, गवर्नमेंट अलोकेशन ना कराया जाए। ये ना कुछ टाइम से मामला चल रहा है, सबकी सब पार्टीज कह रही है कि भाई गवर्नमेंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले, मतलब कि कोई सिस्टम होगा उसके हिसाब से सिलेक्ट कर ले। रिलायंस वाले कह रहे हैं नहीं भाई, ऑक्शन के थ्रू ही किया जाए। अब ऑक्शन से रेट बढ़ेगा घटेगा, या इनके पास ऑक्शन का स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से ऑक्शन को क्रैक किया जाता है मुझे नहीं पता है। गवर्नमेंट ने कह दिया है, फाइनल हो चुका है, फाइनल स्टेज पे आ चुका है, फिर भी रिलायंस कह रहा है कि भाई नहीं, आप ऑक्शन मेथड की तरफ जाओ, ये सही तरीका नहीं है। बाहर के प्लेयरों को एडवांटेज मिलेगी। बाहर के प्लेयरों को एडवांटेज क्या मिलेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिलायंस वालों को तो ये भी कहना है कि भाई इंडिया के जो लॉज है वो अलाउ नहीं करते सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस होम यूजर्स के लिए, जिसकी वजह से ये रेगुलेटरी स्टैंड खराब होता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। बाकी रिलायंस के सीनियर ऑफिशियल ने लेटर लिख के भेजा है भाई टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को कि भाई देखो इसके ऊपर कुछ तो करो। डेलॉइट का कहना है ये जो मार्केट है ये 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी 2030 के अंदर। इंडिया के अंदर 36% एनुअली ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। तो देखो ये कहाँ जाता है पूरा सैटेलाइट। मैंने बोला था ना कुछ टाइम पहले कि भाई मैं चाहता हूँ सैटेलाइट की तरफ ही हो जाए, वाई सब खत्म कर दो। किसी ने बोला कि भाई अगर कल को बारिश आ जाएगी, मौसम खराब होगा तो सैटेलाइट काम नहीं करेगा। ऑल्टरनेटिव्स बन सकते हैं, मतलब मैं इसको टेक्निकली नहीं करना चाहता कि कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम, बट दिस कैन बी सॉल्व। बाकी खबरें तो ये भी कह रही है कि भाई धर्मा प्रोडक्शन को रिलायंस खरीद सकता है, मतलब बेसिकली उसके कुछ स्टेक्स खरीद सकता है। इससे पहले हमने सारेगामा की सुनी थी बात कि वो खरीद रहे हैं मेजॉरिटी स्टेक्स करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के अंदर, बट अभी खबर निकल के आ रही है रिलायंस भी इसके अंदर घुस रहा है। रिलायंस के पास में जियो स्टूडियो है, वायाकॉम 18 का स्टूडियो हो गया, बालाजी टेलीफिल्म्स के अंदर उनके माइनॉरिटी स्टेक्स भी है। अभी जो हॉटस्टार वाली डील आई है तो वहां से भी कुछ ना कुछ सिस्टम आ गया है। अब साथ में अगर ये धर्मा को भी खरीद लेंगे तो इनका और कंटेंट सिस्टम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिस इज स्मार्ट। बाकी देखते हैं होता है नहीं होता, क्योंकि बाकी खबरें ये कह रही थी कि करण जौहर को लिक्विडेट करने अपने शेयर, इसके चक्कर में बेचा जा रहा है क्योंकि उतने हाई मार्जिन अब नहीं बन पा रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन की बात करके चले तो 1040 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। नेट प्रॉफिट 59% घटता हुआ दिखाई दिया है, 11 करोड़ के ऊपर आया है खाली। मतलब बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आई कहानी ना। करण जौहर 11 करोड़ का खाली प्रॉफिट कमा रहा है साल का, मतलब उनकी पूरी कंपनी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक उन्हीं के पास है, मतलब उनकी मदर के पास में ही है। 11 करोड़ मतलब 1 करोड़ भी महीना नहीं हुआ। अमाउंट बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा है, बट उतना बड़ा भी नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। अगर हम जियो स्टूडियो की बात करें चले, 700 करोड़ का बॉक्स ऑफिस किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में। बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे स्त्री 2 बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा के गई है और उनको इन्होंने बैक किया था। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई सॉरी, आजकल वंस कभी कभार स्किप हो जाती है न्यूज़, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ रहा है और मैं तैयारी कर रहा हूँ बेसिकली वर्कलोड को हैंडल करने की। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था, मैं कुछ भी नहीं करता था, कंपनी बेचने के बाद मैं चिल मोड में चला गया था, बट अब मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रहा हूँ। तो
हैक्टिक होना शुरू हो गया है। और उसके चक्कर में कई बार क्या होता है कि रात को ऑफिस से निकलते निकलते 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं और न्यूज़ नहीं शूट करी होती, घर जाके हिम्मत नहीं होती न्यूज़ शूट करने की, इसलिए न्यूज़ कई बार सुबह नहीं आ पाती। फिर मैं जब ऑफिस पहुंचता हूँ, फिर मैं काम में बिजी हो जाता हूँ, सोचता हूँ 11 बजे दे दूंगा, 12 बजे दे दूंगा, थोड़ा लेट दे दूंगा, इस चक्कर में हो नहीं पाती है। तो थोड़े दिन बेयर कर लो यार, 2-3 दिन और मतलब कुछ टाइम और, उसके बाद मैं बैक टू नॉर्मल आ जाऊंगा। अगर हम डी मार्ट की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइसेस 9% घटते हुए दिखाई दिए है। Q2 का उनका जैसे रिजल्ट निकल गया है, कहानी क्या है भाई, ईयर ऑन ईयर 8% इंक्रीज दिखाई दिया है नेट स्टैंड अलोन प्रॉफिट के अंदर, बट पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो 12% लोअर है। इसके चक्कर में ऐसा कहा जा रहा है जो उनका एबिटा मार्जिन है वो भी थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया है, इस चक्कर में शायद शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए है। बाकी उतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया इनके बिजनेस के अंदर। अगर हम एको की बात करके चले तो उन्होंने 670 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ा है 20% से, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं और इनके जो लॉसेज है वो घटते हुए दिखाई दिए, बट 670 करोड़ के लॉसेज है 2100 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए, 600 करोड़ के लॉसेस। यहाँ पे हम बात करें यूनिट इकोनॉमिक्स की तो ₹1.34 खर्च करते हैं ₹1 कमाने के लिए। स्टार्टअप है, मेरे को समझ में नहीं आता ये मैथ्स तो कसम से। एको तो बहुत बड़ा हो गया है, अब तक कुछ तो नंबर सुधरने चाहिए थे, खासकर इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम रेंट मोजू की बात करके चले तो भाई उनका प्रॉफिट 3.6x बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 22 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। आप चार्ट के अंदर देखो भाई, रेवेन्यू भी बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं और प्रॉफिट भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। जो इनका एबिटा मार्जिन है वो भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। ये लोग 90 पैसा खर्च करते हैं ₹1 कमाने के लिए, दिस मेक सेंस। बाकी लीशियस की बात करके चले तो उन्होंने माई चिकन और मोर को एक्वायर कर लिया है। ये बेंगलुरु बेस्ड ऑफलाइन रिटेलर थे। अमाउंट कितना है अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। 26 पॉइंट ऑफ सेल इनके आउटलेट थे, वो सब खरीद ले गए हैं। बाकी अगर फ्रोजन चिकन की मार्केट समझना चाहते हो तो हमने एक एपिसोड किया था सरदार द मीट शॉप के फाउंडर्स के साथ में, मतलब उनके बच्चों के साथ में, जनरेशनल बिजनेस है, उसको देखना आपको समझ में आएगा पूरा पूरा मैथ्स कैसे है, कैसे काम करती है सारी चीजें। अगर हम पर्पल की बात करके चले तो 1500 करोड़ सीरीज एफ राउंड में उन्होंने रेस करे हैं। टुकड़ों में आएगा पैसा, पहले टुकड़े के अंदर 1000 करोड़ रुपए आने वाला है। अब इस राउंड के बाद में इनकी वैल्यूएशन 1.2 बिलियन से 1.3 बिलियन डॉलर के बीच में पहुंच गई है। इनका ऐसा कहना है 10 मिलियन मंथली यूजर्स है और 20,000 से ज्यादा ऑफलाइन टच पॉइंट्स है इनके पास में, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम ओयो की बात करके चले तो $200 मिलियन रेस कर रहा है यूएसए एक्सपेंशन के लिए। अभी 320 होटल्स है 35 यूएस स्टेट्स के अंदर और इनका प्लान है 250 और ऐड करने हैं 2024 के अंदर ही। इन्होंने $175 मिलियन रेस करे हैं और ये डाउन राउंड हुआ है बेसिकली। और इसके अंदर जो लीड इन्वेस्टर है वो रितेश अग्रवाली है, जो कंपनी के फाउंडर है। शायद उनको बहुत ज़्यादा बिलीव है अपनी कंपनी के अंदर। हमने पहले भी देखा है उन्होंने अपने शेयर्स कुछ ज़्यादा ही खरीदे हैं। अगर हम एलिवेशन कैपिटल की बात करके चले तो भाई स्विगी से एग्जिट किए है उन्होंने 30x रिटर्न के अंदर। एलिवेशन कैपिटल पहला इन्वेस्टर था स्विगी का, 2014 के अंदर इन्वेस्ट किया था उन्होंने शेयर्स बेचे हैं 439 करोड़ के। प्रोज की बात करके चले तो उन्होंने भी 223 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, जिसमें से 23 करोड़ के स्विगी के फाउंडर से खरीदे हैं, 200 करोड़ के नॉर्वेस्ट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड से खरीदे हैं। बाकी इनका आईपीओ आने वाला है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करके चलूं तो उन्होंने पहले 9 दिन ऑफ अक्टूबर के अंदर 58,711 करोड़ के शेयर्स बेच दिए हैं। अगेन ये नंबर भी बहुत बड़ा है अगर देखा जाए तो यार। अब इसका रीजन क्या है, ये जो मिडिल ईस्ट में पंगे चल रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है, उसके चक्कर में सबको लग रहा है इस चक्कर में निकाले जा रहे पैसे। वर्ल्ड बैंक की बात करके चले तो उन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को 7% पे कर दिया है। पहले उन्होंने 6.6% कहा था, बढ़ा के 7% कर दिया है। इनका कहना है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी बेटर तरीके से इंप्रूव कर रही है। बाकी इन्फ्लेशन की बात करके चले तो भाई वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, 9 महीने के हाई के ऊपर पहुंच गया है, 5.49% पे पहुंच गया सितंबर के महीने के अंदर। फूड बास्केट 9.24% से बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो कि अगस्त के महीने के अंदर 5.66% थी। अर्बन हाउसिंग के इन्फ्लेशन की बात करके चले तो वो भी 2.78% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पल्सेस, स्पाइसेस, मीट एंड फिश की बात करके चले तो वो थोड़े से कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए है। बाकी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है। आरबीआई ने रेपो रेट को भी चेंज नहीं किया है। बाकी आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि भाई अपनी लिक्विडिटी बफर को इंप्रूव किया जाए। कुछ टाइम पहले आरबीआई ने यह भी बोला था कि आपने बहुत ज्यादा एआईए का यूज कर रखा है, भाई बहुत ज्यादा लोन बांट रखे हैं, अपना मैकेनिज्म सही करो। देखो कहां जाती है, क्या आरबीआई को ऐसी बातें पता है? उस टाइम मैंने बोला था जो हमको अभी नहीं पता है।
समझने वाले समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं। बाकी एयरलाइन प्राइसेस की बात करके चले तो इस दिवाली 40% फ्लाइट सस्ती है अगर पिछली दिवाली से कंपेयर करके चले, ओवरऑल हर जगह के ऊपर। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो आप कह सकते हो ऑयल प्राइसेस रिलेटिवली पिछले साल से बेटर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंप्रूव दिखाई दी है। पिछले साल हमने देखा था फ्लाइट की कमियों की वजह से ना सर्ज बहुत ज्यादा आया था, मतलब रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बट अभी सप्लाई अच्छी है, ऑयल के प्राइसेस सही है, सब कुछ सही है, नंबर ऑफ फ्लाइट ज्यादा उड़ रही है। इस चक्कर में डिमांड चाहे बढ़ भी जाए बट सप्लाई इतनी ज्यादा है कि भाई प्राइस कंट्रोल्ड है, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम TSMC की बात करके चले तो Q3 का उनका जो प्रॉफिट है वो 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कहा जा रहा है इसके पीछे AI की जो डिमांड है वो है। बाकी TSMC अच्छी बेट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले। मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूं, मतलब मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे इन्वेस्ट करो वहां पे करो, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। मुझे लगता है कि जैसे एनवीडिया देखा है ना, TSMC भी उसी कैटेगरी का है। अनटिल अनलेस ये लड़ाई झगड़े नहीं होते चाइना और ताइवान साइड पे, अगर वो हुआ तो फिर देखो, फिर तो कलेश हो जाएगा। बाकी टेस्ला के इवेंट से एक बहुत बड़ा फ्रॉड निकल के आ रहा है। टेस्ला वालों ने अपना ऑप्टिमस रोबोट दिखाया था जो कि बहुत सारी चीजें कर रहा था। मैंने कहा भाई रेवोल्यूशनरी चीज हो जाएगी, 20-30 हज़ार डॉलर के बीच में आ रहा है, फ्यूचर के अंदर और रेट कम होगा, घर पे काम वाली हटा लो, सब्जी करवा लो, सब कुछ कर लो, क्या आग लगाने वाली चीज है। बहुत सारे लोगों को कह रहा था कि भाई ग्रॉक से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका दिमाग ग्रॉक है, आप इसको बोलोगे वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करेगा, चल भी लेगा, ये भी कर लेगा। बट जो सबसे बड़ा स्कैम सुनने में आ रहा है वो ये है कि उसको कोई बंदा ऑपरेट कर रहा था पीछे से। आप AI रोबोट की बात कर रहे हो पर बंदा कोई और ऑपरेट कर रहा था। क्या उन्होंने जो साइबर ट्रक के अंदर कांड किया था कि भाई बंदे ने बॉल फेंक के मारी और गाड़ी के शीशे में घुस गई, उस टाइप का कुछ कांड ना हो, उससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि अगर ये फेलियर निकलता इसका डेमोस्ट्रेशन, तो मान के चलो टेस्ला की तराही तराही हो जानी थी। क्या इसलिए किया गया है? बाकी अगर ये खबर सच है, कई बड़े रिपोर्ट मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि ये सच है, अगर ये सच है तो टेस्ला के साथ हमको त्राही त्राही दिखाई दे सकती है, क्योंकि दिस इज फ्रॉड। टेस्ला की कार की सेल्स हमको चाइना में भी घटती हुई दिखाई दे रही है, हर जगह घटती हुई दिखाई दे रही है। BYD मार्केट शेयर कर रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर। कई कई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठी है चाइना के चक्कर में BYD के ऊपर। तो टेस्ला के जो USP है वो भी रुकती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार सिस्टम की बात करके चले, टेस्ला जिसमें पायनियर कर सकता था, सबको लग रहा था, अब गूगल उसमें आगे निकल चुका है, उनकी टैक्सियाँ पहले ही से ऑन रोड चल रही है। अगर आप रोबोटिक्स की बात कर रहे थे तो उसमें भी कहीं और निकल रहा है। तो देखते हैं कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का आप देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।